टाइम टेबल भेज दिया होगा सर ने। खुश हो कि मैं इनऑर्गेनिक पढ़ाऊं या किसी और से पढ़नी है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका मन नहीं हो, फिजिकल रो रो के पढ़ी हो आप लोगों ने? ऐसा तो नहीं है? बताओ भाई, कहीं आपका मन हो कि नहीं मैडम तो केवल एक फिजिकल पढ़ाएंगी और मैं तो और बाकी बुक्स किसी और से पढ़नी है? बता दो। इनऑर्गेनिक इस साल की सबसे सिंपल किताब, सबसे टफ आप कर चुके हैं, सबसे इजी बुक की ओर चल रहे हैं। वही सेम पैटर्न रहेगा पेपर का। 33 नंबर का पेपर आने वाला है ये। 33 फिजिकल का 34 नंबर का आता है। इनऑर्गेनिक का जो पेपर है वो 33 नंबर का आता है। वही बच्चों 5 यूनिट हैं, 5 यूनिट, ठीक है। यूनिट में कमी नहीं हुई है, यूनिट्स में टॉपिक्स में कमी होगी। यूनिट तो रहेगी ये कंफर्म है, लेकिन टॉपिक्स में कमी हो सकती है कि भाई हाँ ये टॉपिक ये हटा दिया है, ये टॉपिक ये जोड़ दिया है। हर बार यही होता है और बहुत सरल भी है। यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में रसायन। तत्वों में रसायन इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट्री इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। 3D सीरीज भी कहते हैं इसे, अभी बात करेंगे बाद में। इसके साथ में जो है वो है द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों में रसायन। क्योंकि मैं इसका दोनों पार्ट कराऊंगी, क्योंकि ये दोनों में से एक भी नहीं हटेगा, ये कंफर्म है। क्योंकि सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो लेंथेनाइड एक्टिनाइड से जुड़ती है, इसलिए इसके बारे में हम जिक्र जरूर करेंगे। यानी कि ये वाली यूनिट में पूरी कराऊंगी आप लोगों को। यूनिट सेकंड जो है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, या इसको कहते हैं उप सह संयोजन यौगिक। सबसे लेंथी यूनिट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यूनिट थर्ड है केमिस्ट्री इन लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स। लेंथेनाइड पहला पार्ट जो है लेंथेनाइड तत्वों में रसायन, और इसका सेकंड पार्ट है एक्टिनाइड तत्वों में रसायन। इसमें ये तो करेंगे पूरा, और एक्टिनाइड्स के अंदर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लेंगे, और मैक्सिमम से मैक्सिमम भारी तत्वों का पढ़ लेंगे, हैवी एलिमेंट्स जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। यूनिट फोर्थ जिसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण एवं अपचयन। और यूनिट पांचवी जिसका नाम है एसिड एंड बेस, अम्ल एवं क्षार। या इसके अथवा में जो है वो है आपकी अजलीय विलायकों में रसायन, केमिस्ट्री इन नॉन एक्वस एलिमेंट्स, मतलब अजलीय विलायकों में रसायन। इसका केवल एक ही पार्ट करेंगे, एसिड और बेस में से हर साल क्वेश्चन आता है। अजलीय विलायकों में से देख लेंगे, ज्यादा जरूरत नहीं है, रिएक्शन है इसमें तो ज्यादा टफ, हल्की सी टफ है। बाकी जो है ये तो बड़े सिंपल है, पहली दूसरी तीसरी चौथी यूनिट तो इतनी सरल है कि आपको बहुत मजा आने वाला है इन्हें पढ़ने में। सारी की सारी केमिस्ट्री लॉजिकल रहेगी, यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको रटना है, पूरा का पूरा समझने का रहेगा। यानी कि एक भी क्लास मिस होने का मतलब है कि आप बहुत पीछे चले गए हो, ये ध्यान रखना।
छोटी है पर ऐसी है कि हाँ भाई लॉजिकल है। इसकी जो है ये पूरी की पूरी थर्ड ईयर में भी कवर होती है, यानी कि इसकी नॉलेज आपको थर्ड ईयर में भी काम आएगी। इसके साथ साथ कंपटीशन एग्जाम्स में भी आप इसके बारे में पढ़ेंगे। कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहेगी बहुत ज्यादा, तो ये वाली चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए वही सेम है, ध्यान रखना 6.5 नंबर का क्वेश्चन हर यूनिट से आने वाला है। 6.5 नंबर का क्वेश्चन हर यूनिट से आने वाला है। एक क्वेश्चन इसमें से मिलेगा और एक क्वेश्चन अथवा में से मिलेगा, एक अटेंड करना है आपको। वही सेम रहेगा, 5 क्वेश्चन आने हैं, 10 में से कोई 5 करने हैं। हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से कोई एक करना है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये पेपर पैटर्न रहेगा। पेपर पैटर्न के अंदर अगर बुक कोई लेना चाह रहे हो, सजेशन मांग रहे हो, तो सीबीएच की बुक में फॉलो करती हूँ। ये बहुत पुरानी किताबें हैं, जेपीएच तो अभी फिलहाल नई बनी है, तो नई की वजह से मैंने तो सीबीएच ही फॉलो किया और मैं हमेशा से सीबीएच ही फॉलो करती आई हूँ। अच्छी किताब है बहुत सीबीएच की किताब, कॉलेज बुक हाउस के नाम से जानी जाती है सीबीएच की किताब। हमारे टाइम पे भी सीबीएच चलती थी, अब भले ही जेपीएच आ गई है, लेकिन सीबीएच का पैटर्न आज भी बहुत अच्छे से लाइक किया जाता है लोगों के द्वारा। अच्छा, अरे जल्दी तो मैं कभी जल्दी किया मैंने फिजिकल में, कितनी तो 3 महीने तो खिंच गए फिजिकल में, इतनी लंबी यूनिट। इसमें तो 1-1.5 महीना लगता है, खत्म करानी है 1-1.5 महीने में। दिवाली की छुट्टियां भी आएंगी उसके बीच में। ठीक है, देखो भाई चलते हैं, बहुत आराम आराम से चलेंगे। यूनिट फर्स्ट, ठीक है, जिसका नाम है प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में रसायन। पहला पार्ट बात कर रहे हैं। अभी बात करें, पहले तो बात करें कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज क्या है। सबसे पहले तो मैं बात कर रही हूं कि पहले मैं बेसिक की ओर चलूंगी, फिर हम चलेंगे यूनिट की ओर। वैसे इसका बेसिक से स्टार्ट होता है पेपर में, तो देखो ध्यान रखना, पीरियोडिक टेबल के अंदर आपकी पीरियोडिक टेबल कुछ इस प्रकार है। ठीक है, यहां से चालू हो रही है। ठीक है, देखना ये स्टार्ट हो रही है वर्ग 3 से वर्ग 12 तक। एस ब्लॉक के बारे में आप फर्स्ट ईयर में पढ़े आए हो। पी ब्लॉक के बारे में, यहां से पी ब्लॉक स्टार्ट होता था, पी ब्लॉक के बारे में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। डी ब्लॉक के बारे में और एफ ब्लॉक के बारे में आप पढ़ेंगे सेकंड ईयर के अंदर। थर्ड ईयर में पीरियोडिक टेबल है ही नहीं, ध्यान रखना। मतलब पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल यहाँ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कवर हो जाती है। और ध्यान रखना, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड चाहे कुछ भी हो, हर चीज में इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट अबाउट पीरियोडिक टेबल। यानी कि अगर आवर्त सारणी से क्वेश्चन नहीं आया तो कहीं से नहीं आया। तो मैंने क्या बोला, वर्ग 3 से, देखो वर्ग तो होते हैं ये, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, ये लाइन, ये कहलाते हैं वर्ग, और ये वाले कहलाते हैं आवर्त। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मैं इसलिए समझा रही हूं ये वाली चीज क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये चीजें समझ में आनी चाहिए। वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक जो 10 एलिमेंट हैं, ये 10 एलिमेंट कहलाते हैं संक्रमण श्रेणी। 10 नहीं, इसके अलावा एक ये 3D सीरीज के नाम से जानी जाती है, 3D सीरीज। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, तो वे तत्व जिनमें या जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोश में प्रवेश करता हो, किसमें, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोश में प्रवेश करता हो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। सबसे पहले मैंने बात की डी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन की। ये वर्ग 3 से प्रारंभ होकर वर्ग 12 तक चलते हैं। किससे,
वर्ग 3 से आरंभ होकर वर्ग 12 तक चलते हैं। ये वर्ग 3 के नीचे ये वर्ग 3 की ये जो सीरीज है ये वर्ग 3 से स्टार्ट होती है, इसलिए इसको 3D सीरीज भी कहते हैं। इसके अलावा इसे कहते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी। क्या कहते हैं? प्रथम संक्रमण श्रेणी। डेफिनेशन समझ में आ गई? अंतिम इलेक्ट्रॉन जिनमें डी कोश में प्रवेश करता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिनमें डी कोश में प्रवेश करता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। चूंकि ये तीसरे वर्ग से प्रारंभ होता है इसलिए इसको 3D सीरीज के नाम से जानते हो। चूंकि ये प्रथम श्रेणी है इसलिए इसे प्रथम संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं। हर चीज के अंदर सबसे पहला मेरी डिटेल यही रहेगी कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज क्या है, ठीक है। इसके बाद जब हम सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन यहां से शुरू होती है, ये फर्स्ट के अलावा सेकंड, थर्ड और फोर्थ। चूंकि फोर्थ अधूरी है इसलिए फोर्थ को हम पढ़ेंगे नहीं, केवल आपके में सेकंड, फर्स्ट और थर्ड दे रखी है, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद हम बात करेंगे इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अच्छा, आपको पता होगा स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21, टाइटेनियम का 22, 23, 24, 25, ये 26, ये 27, 28, 29 और लास्ट में 30। 21 से स्टार्ट होता है परमाणु क्रमांक और 30 पर खत्म हो जाता है। क्या कहा मैंने? 21 से प्रारंभ और 30 पर खत्म। अब चलो बात करें, सबसे पहले बात करते हैं हम इनको याद कैसे रखेंगे। आपको ट्रिक इसकी पता होगी लेकिन 4D 5D सीरीज की ट्रिक मैं बताऊंगी आपको। फिर भी मेरा फर्ज है कि एक बार बता दूं। मैंने जैसे याद कर रखी है आप वैसे याद करें, आपको जैसे याद हो वैसे याद करें। इसको कहते हैं साइंस। याद होना बहुत जरूरी है। टीचर विनीता कृपलानी, मन फे, मैंने तो ऐसी याद कर रखी है, को नी क्यों। अब बच्चे करते हैं जान जलाती हो, ऐसे करके ये ऐसे याद रहेगी, याद होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ज्यादा टेंशन मत लो कि हमें याद होगी या नहीं होगी, ये सबको याद रहती है ये वाली सीरीज, क्योंकि बचपन में भी काम आती है इसलिए याद रहती है। ध्यान रखना, चाहे वो अब ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पेपर में पूछता है। अब तक एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के वाले नहीं पूछता है, लेकिन डी ब्लॉक के और एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पेपर में पूछता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ोगे तो उसके हल्के से टफ होते हैं, तो इसलिए उनको पूछना उसका अनिवार्य होता है। मतलब कहने का मतलब कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी डायरेक्ट पूछता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इसका परमाणु क्रमांक क्या है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। ये 20, ये 19, 20, 21 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। 19 होता है इसका परमाणु क्रमांक, इसका कैल्शियम का 20। इनके नाम क्या है पता है? स्कैंडियम पता है ना, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, ठीक है। अब देखो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो देखना, चूंकि इनका अंतिम क्वेश्चन पहले एक बार देख लेते हैं, यहां तक करने के बाद में, अरे इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे, जो चीज इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करूं, यहां मिटा रही हूं मैं इसे, ठीक है। देखना स्कैंडियम 21 कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी परमाणु क्रमांक 21। इलेक्ट्रॉन भरो, कैसे भरोगे? हुंडे एवं पाउली के अनुसार 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 6 और 2 8 और 14 और 4 18 और लास्ट में 4s2 और 3d1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक का लिखना है, बाकी सबका बाह्यतम कोश विन्यास याद रखेंगे। पूरा पूरा नहीं पूछता है, बाह्यतम कोश का विन्यास पूछता है वो, ठीक है। ये रहा 3d1 4s2। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d1 4s2 होता है।
और इसी से हम इसका व्यापक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। देखो 3 ऊपर जो लिखी रहती है ये नंबर होते हैं आवर्तों की संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती है। ये क्वांटम संख्या 4 प्रकार की। मुख्य क्वांटम संख्या कौन कौन सी? मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और लास्ट में चक्रण क्वांटम संख्या। इसके बारे में थर्ड ईयर के अंदर पढ़ते हैं, अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या क्या कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है, कैसे इनका नाम लिखा जाता है। देखो चूंकि ये आवर्तों की संख्या है तो जरा मुझे देखना, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त और चौथा आवर्त, और ये संख्या कितनी है? 3, n-1 d। देखेंगे आप 1 to 10 होता है इसका विन्यास, और 4 है। देखो 1 2 3 4 4 है आवर्तों की संख्या ns2। इसका व्यापक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? n-1 d 1 to 10 ns2। समझ गए? n-1 d 1 to 10 ns2। चलिए यहां तक मैं समझा रही थी, अब वापस से सीरीज को लिखते हैं और सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार लिखते हैं। तो देखना, बताओ भाई, स्कैंडियम का विन्यास 3d1 4s2, ये बहुत काम की चीज है। टाइटेनियम का 3d2 4s2, वेनेडियम का 3d3 4s2, क्रोमियम का, देखो भाई चौथा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मैं रीजन में बात करेंगे क्यों होता है ऐसा। 3d5 4s1, मैग्नीज का 3d5 4s2, आयरन का 3d6 4s2, कोबाल्ट का 3d7 4s2, निकिल का 3d8 4s2, कॉपर का 3d10 4s1 और जिंक का 3d10 4s2। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, एक बार देखना, विन्यास इसका होना चाहिए था 3d4 4s2 होना चाहिए था, और इसका विन्यास होना चाहिए था 3d9 4s2। लेकिन होता क्या है कि 3d में 4s से आ जाता है एक इलेक्ट्रॉन, और यहां सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता है और यहां रह जाते हैं एक। ऐसी सेम यहां पे इस 4s से आ जाता है एक इलेक्ट्रॉन और 4s का रह जाता है 1। समझे? यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई डाउट है किसी को? मैं आगे चलूं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद हो गए। 4 और 9 अपवाद हैं, और इनके रीजन भी हैं कि अपवाद क्यों हैं। 4 और 9 अपवाद हैं। आया समझ में? हाँ या ना बताओ? आ गया? ये लिखा है मैंने विन्यास n-1 d 1 to 10 ns2। हाँ आया या नहीं? एक बार और बता दूं, देखो 4 और 9 अपवाद है ना? क्या है? 4 और 9 अपवाद है। इसका स्कैंडियम का याद रखो बस, डी में पहला इलेक्ट्रॉन 4s2, ये टोटल इलेक्ट्रॉन 3। अब डी में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ध्यान समझना। डी में 5 कक्षक होते हैं ना, कौन कौन से? dx2, dy2, सॉरी dxy, dyz, dzx, dx2 - y2 और dz2। 5 कक्षक होते हैं ना, ये पांचों कक्षक मैंने बना दिए हैं। अब डी में पहला इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा और 4s में रहेंगे 2 स्कैंडियम का। टाइटेनियम में दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसमें 2 ही रहेंगे 3d2 4s2। वेनेडियम में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। क्रोमियम में 3d4 4s2
लेकिन यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां एंट्री कर जाता है। थोड़ा बहुत रीजन तो आप भी समझ गए होंगे कि क्या कारण है कि ये इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है। मैं रीजन में बाद में बात करूंगी, एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आया समझ? अब देखो मैग्नीज का 3d5 4s2, आयरन का देखो अब छठवां इलेक्ट्रॉन आना है, यहां जाएगा 3d6 4s2, कोबाल्ट का 3d7 4s2, निकिल का 3d8 4s2, कॉपर का 3d10 4s1 और लास्ट में जिंक का क्या होता है 3d10 4s2। ये साथ की साथ याद रहना चाहिए क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि और आपको इतनी प्रैक्टिस हो जानी है इसकी कि जब तक पढ़ते पढ़ते क्या हुआ, हाँ अर्धपूरित विन्यास के लिए हल्का सा रीजन तो आप लोगों को पता ही है, लेकिन इसमें एक और रीजन होता है आयन विनिमय ऊर्जा। ठीक है, ये भी एक कारण होता है। अर्धपूरित विन्यास तो है ही, एक दो कारण है, एक तो इनकी आयन विनिमय ऊर्जा और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि अर्धपूरित विन्यास जो कि सबसे ज्यादा स्थायी विन्यास होता है। ठीक है, एक तो अर्धपूरित, एक पूर्ण पूरित और एक होता है आपका रिक्त। ठीक है, अब देखो अब मैं बात करूं कि इन्हें संक्रमण श्रेणी क्यों कहा गया है। बार बार मैं संक्रमण श्रेणी एक एक करके चल रहे हैं, रीजन बताती चल रही हूं मैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, इनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीख गए, एलिमेंट याद हो गए, एलिमेंट के नाम याद हो गए, परमाणु क्रमांक याद हो गए, ये सब याद हो गए। देखो आगे जो मैं चर्चा कर रही हूं आप लोगों से उसके बारे में बता रही हूं आप लोगों को कि इन्हें संक्रमण श्रेणी क्यों कहा जाता है। देखो भाई रिक्त डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण, रिक्त डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण इन्हें क्या कहते हैं, संक्रमण श्रेणी के तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान रखना, रिक्त डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण। देखो चूंकि संक्रमण का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाती हूं अच्छे से, वैसे मैं इसके बारे में बाद में चर्चा करती, पर यहां पे आपको एक बता देती हूं हल्की सी हिंट। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को देखो युग्मन से, युग्मन जो युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी कम होती है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करके उच्च ऊर्जा क्षेत्र में चला जाता है वो इलेक्ट्रॉन और रंग प्रदर्शित करता है। ये ज्यादा डिटेल में मत जाओ, हल्का सा आपने सुना होगा वहां पे फर्स्ट ईयर के अंदर जहां नीली पीली ज्वाला होती है, ये रंग एस ब्लॉक के एलिमेंट रंगीन क्यों दिखाई देते हैं, वहां हल्का सा पढ़ा होगा आपने, कलरफुल क्यों दिखाई देते हैं। बुनसन ज्वाला के बीच में जब उसे रखते हो तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन देखो होता क्या है, मैं आपको समझाती हूँ, हल्का सा बता देती हूँ। डी कक्षक जो होते हैं ना, डी कक्षक समझना, ये बहुत अच्छी डिटेल में आपको बता रही हूँ जो थर्ड ईयर में भी आपके काम आएगी। डी कक्षक जो होते हैं, जब तक डी कक्षकों के तत्व अकेले हैं, जब तक अकेले हैं तब तक तो ये पांचों की पांचों ऐसे रहते हैं एक जैसे, ऊर्जा एक जैसी। एक स्टेप आगे बढ़ के बता रही हूं मैं आपको कि इनको संक्रमण श्रेणी के तत्व क्यों कहा गया। वैसे तो यहां सेकंड ईयर तक तो सिर्फ इतना ही है कि डी ब्लॉक रिक्त डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण इसे संक्रमण श्रेणी के तत्व कहा जाता है, लेकिन मैं हल्की सी और डिटेल बता देती हूँ। डी कक्षक जो होते हैं ये होते हैं समान ऊर्जा के जब तक ये अकेले हैं, लेकिन आपने बहुत पढ़े होंगे ना Fe(CN6) -3 -4, जैसे इस अकेले एलिमेंट से आकर जुड़ गया कोई लिगेंड, अभी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बात करेंगे लिगेंड क्या होते हैं, या फिर 12th में आप पढ़ के आए होंगे। जैसे इनसे लिगेंड जुड़ता है कोई आकर, तब इन डी कक्षकों की ऊर्जा एक जैसी नहीं रह जाती, ये दो भागों में विभक्त हो जाते हैं। जानते हैं कौन कौन से दो भाग, एक तो कम ऊर्जा के 3 कक्षक जो कौन कौन से हैं, DXY, DYZ और DZX, और एक अधिक ऊर्जा के 2 कक्षक जिन्हें आप कहते हो EG कक्षक, ये होते हैं DX² - Y² और ये एक DZ²। जब तक इनसे कोई लिगेंड नहीं जुड़ा है तब तक ये पांचों की पांचों समान ऊर्जा के, लेकिन जैसे इनसे कोई लिगेंड जुड़ गया तो ये दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। जो ये 3 जो कम ऊर्जा का सेट है बच्चों, ये कहलाता है T2G सेट। बस इतना ही पढ़ो, ट्रिपली डीजनरेट होते हैं, मैं बाद में बात करेंगे थर्ड ईयर के अंदर, ज्यादा मत जाओ। ये होता है EG। अब देखो इमेजिन करो
स्कैंडियम में होता है एक इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में, 3d1 होता है कि नहीं होता? एक इलेक्ट्रॉन बेचारा यहां अकेला पड़ा हुआ है, ये अकेला इलेक्ट्रॉन हल्ला खूब मचाता है। जैसे ही आपने हल्की सी एनर्जी इसको दी, ये इलेक्ट्रॉन तुरंत की तुरंत संक्रमित होकर, मेरी बातों पर ध्यान देना, संक्रमित होकर या संक्रमण करके चला जाता है उच्च ऊर्जा कक्षक में। लेकिन ये तभी जाता है जब तक इसमें रिक्त कक्षक है। कहां चला जाता है? ऊपर चला जाता है ऊर्जा का अवशोषण करके। लेकिन जब ये लौटता है, ऊपर गया तो लौटेगा भी तो सही अपने घर में, जब ये लौटता है तो ये करता है उस ऊर्जा का उत्सर्जन। और ये जो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ये करता है दृश्य क्षेत्र में। यही कारण है कि हमें वस्तुएं रंगीन दिखाई देती हैं। कैसे दिखाई देती हैं? ये तत्व सारे के सारे रंगीन है। समझ में आया? तो इसीलिए चूंकि इलेक्ट्रॉन रिक्त डी कक्षकों के कारण ऊपर संक्रमित होकर चला जाता है, इसलिए इनको संक्रमण श्रेणी के तत्व भी कहते हैं, इन्हें संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं। लेकिन जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s2। आप कहो कि मैडम कॉपर का भी 3d10 4s1 है, लेकिन यहाँ एक खाली है। जब भी कभी इसे इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दोगे, अपेक्षाकृत ऊर्जा दोगे, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन फटाफट से यहाँ चला जाएगा, तो फिर भी 9 रह गए, फिर भी एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है, रिक्त डी कक्षक है। लेकिन जिंक जो है, इसमें कहीं भी स्पेस नहीं है। रिक्त डी कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण ये संक्रमण श्रेणी तत्व नहीं कहलाता, या इसको संक्रमण तत्व नहीं कह सकते। जिंक और जिंक के नीचे 4d सीरीज का आता है कैडमियम, और नीचे नीचे आता है मरकरी। जिंक, कैडमियम और मरकरी ये डी ब्लॉक के तत्व तो हैं, लेकिन संक्रमण श्रेणी के तत्व नहीं कहलाते, या इनमें संक्रमण तत्व नहीं कहते इन्हें। इसलिए ध्यान रखना, प्रत्येक संक्रमण तत्व डी ब्लॉक का तत्व तो है, लेकिन प्रत्येक डी ब्लॉक का तत्व संक्रमण तत्व नहीं है। ये बहुत ही फेवरेबल क्वेश्चन है, मैंने बता दिया। यहाँ क्वेश्चन की तरफ बढ़ गई हूं मैं। क्या बोला मैंने? जिंक, कैडमियम और मरकरी ये तीनों में रिक्त डी कक्षकों की होती है अनुपस्थिति, और रिक्त डी कक्षकों की एब्सेंस के कारण ये संक्रमण श्रेणी के तत्व तो हैं, सॉरी, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट तो हैं, लेकिन संक्रमण श्रेणी के तत्व नहीं है। और एक बार इसे रिजॉइन करो, फिर वापस बात करेंगे।